गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टास्क दिए थे, दो लोगों का अटेम्प्ट 100% करेक्ट रहा, राधा कुसुम और आर्यन राज जी का। बहुत खुशी की बात है। इसी तरीके से आप और लोगों को भी मेहनत करना चाहिए। आइए अब हम उसे इस वक्त डिस्कस करते हैं। एक डिस्क लेना है, उसे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कर देना है, उसे किसी प्लेन में रख देना है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्क के सेंटर से एक एक्सिस एज्यूम करके किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। टारगेट यही था। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज्ड डिस्क। 1 रुपी कॉइन लीजिए, उसके एक सरफेस को यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कर दीजिए। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हम लोग नॉन कंडक्टर की बात कर रहे हैं। नॉन कंडक्टिंग डिस्क है यह। अच्छा, अगर ये कंडक्टिंग होता तो क्या होगा? तो डेरिवेशन के लास्ट में चलते चलते इन सब बातों का डिस्कशन करेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि एक डिस्क लीजिए, नॉन कंडक्टिंग डिस्क लेना है, उसके एक सरफेस को आप यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कर दीजिए और फिर जो डिजायर्ड पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको इस वक्त ध्यान देना चाहिए। देखिए, पहले हम लोग डिस्क बनाते हैं। ये आपका एक डिस्क है। अगर ये नॉन कंडक्टर है तो इसको चार्ज जहां देंगे वहीं रह जाएगा, खुद ब खुद चार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा। तो हम ही को इसके पूरे सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो कर देते हैं। चार्ज आप इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी वक्त बतला दे, ठीक भी रहेगा कि अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो ऐसा है, और अगर कंडक्टिंग होता तो क्या होता? तो अगर ये कंडक्टिंग होता तो इसके दोनों सरफेस पे चार्ज होता और वो खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। कंडक्टर है तो उसके दोनों सरफेस के चार्ज की बात होगी, नॉन कंडक्टर है तो एक सरफेस के चार्ज की बात होगी। तो हम लोग इसलिए नॉन कंडक्टर की बात करते हैं कि एक सरफेस जिसको आपने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है, रिगार्डिंग दैट सरफेस हम लोग कैलकुलेशन इजीली कर लेते हैं। तो स्पेशल केसेस में डिस्कस करेंगे कि अगर इस नॉन कंडक्टिंग डिस्क को कंडक्टिंग डिस्क से रिप्लेस कर दिया जाए तो रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी आप नॉन कंडक्टिंग डिस्क पर ध्यान दीजिए। इस डिस्क का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उस रेडियस को कैपिटल R कह लीजिए, ये उसका सेंटर है O कह लीजिए, और इसे किसी न किसी प्लेन में रखना है। हम मान लेते हैं इसको आपने YZ प्लेन में रखा है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस मार्कर को देखिए, इसको अब आप एक्स एक्सिस कहिएगा। इसी के किसी पॉइंट P पे इसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मतलब ये माय डियर फ्रेंड्स कि इस जगह पे हम टारगेट फिक्स करें तो EX कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग X डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि आपने अपने इस डिस्क को YZ प्लेन में एज्यूम कर रखा है।
अगर ये चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। ये है सिग्मा और इसे कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि टारगेट आप समझ चुके हैं कि एक डिस्क लेना है, उसे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड करना है, उसकी रेडियस r ले लिया गया, उसे किसी प्लेन में रख देना है YZ प्लेन, उसके चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिग्मा कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से लिया गया एक एक्सिस जो x एक्सिस होगा, उस x के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वह केवल कूलम्ब्स लॉ है, और कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, और डिस्क इस वक्त तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर नहीं रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करना है ताकि हम कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल कर सकें, और बाद हम सोचेंगे कि आप इस पूरे डिस्क के वजह से अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स का काम है, देखते हैं। फ्रेंड्स, स्टेप 1, सबसे पहले हमें पॉइंट चार्ज का एजप्शन लेना चाहिए। पॉइंट चार्ज को एज्यूम करना है, ये सोचना चाहिए कैसे। तरीका तो कई है, लेकिन एक जो कॉमन है हम उसकी बात करते हैं। ये डिस्क है, इसको आप फ्रेंड्स बहुत सारे रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब रिंग्स है। आप अपने डिस्क को बहुत सारे रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। यहां देखिए 2 तरह का रिंग इस्तेमाल किया गया है, व्हाइट रेड, व्हाइट रेड, व्हाइट रेड, और फाइनल आपका ब्लैक है। जो आपके डिस्क का साइज है वह ब्लैक कलर का जो रेडियस है वो बतलाएगा। तो व्हाइट और रेड कलर के रिंग्स को आपने एक के ऊपर दूसरे को अच्छे तरीके से अरेंज कर रखा है, और सारे रिंग्स जब अरेंज्ड हो जाएंगे तो डिस्क बनेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि डिस्क को बहुत सारे रिंग से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। जब आपने अपने डिस्क को बहुत सारे रिंग से मिलकर बना हुआ मान लिया तो आप किसी एक रिंग को डिस्क का एलिमेंट कह सकते हैं, और रिलेटिवली आपके रिंग का जो चार्ज होगा वह डिस्क के कंपैरिजन में पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। हम रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम एलिमेंटल रिंग की बात कर रहे हैं। हम रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिस्क के एक रिंग की बात कर रहे हैं। अगर एक रिंग को लिया जाए और वह इनडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा हो, उसको किसी से हम कंपेयर नहीं कर रहे हो, तो वह एक रिंग होगा, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होगा, और उसे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं करा जा सकता है। क्योंकि हम जिस सिस्टम का इस वक्त स्टडी कर रहे हैं वह डिस्क है जिसे आपने इनफाइनाइटेसिमल रिंग्स में डिवाइड कर रखा है। तब एक रिंग को हम उस डिस्क का एलिमेंट कहेंगे और वह पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि डिस्क का जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो एलिमेंट के रूप में रिंग ही इस्तेमाल करेंगे। और भी मेथड्स हैं और भी एजप्शंस हैं, बट हम लोग अपने इस लेक्चर में थ्रू रिंग ही स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो रिंग्स हैं इसमें से किसी एक रिंग को आप यूज करिए पॉइंट चार्ज के रूप में। तो अपने मर्जी से ले लेते हैं। मुझे ये वाला पसंद आया
तो हम इस रिंग को थोड़ा बोल्ड करके दिखलाते हैं, और ये हो गया मेरा एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल रिंग का मतलब हो गया कि इसका जो चार्ज होगा वह पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इस सिस्टम के टोटल चार्ज को आपने अगर Q एज्यूम कर रखा होगा तो इस रिंग के चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कीजिएगा? dq से, और इसे क्या पढ़ा जाएगा? डिफरेंशियल चार्ज। इसे डिफरेंशियल चार्ज पढ़ा जाएगा। अगर आपके डिस्क के एरिया को A से रिप्रेजेंट किया गया तो आपके रिंग का जो एरिया होगा उसे dA से रिप्रेजेंट करिएगा और एलिमेंटल एरिया पढ़िएगा आप। तो फ्रेंड्स, हमने एक रिंग एज्यूम कर लिया। ये रिंग का जो चार्ज है अब वो बिहेव करेगा किसकी तरह है? पॉइंट चार्ज की तरह है। आपने इस चार्ज को एज्यूम कर लिया dq, इसे आप एलिमेंटल रिंग कहेंगे। इसके एरिया को dA से रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंटल एरिया कहेंगे। अब हमारा कैलकुलेशन इसी रिंग के साथ स्टार्ट होगा। अब हम कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिंग से। अब पहले टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो किस पॉइंट पे करना है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करके हम रख लेंगे। नाउ ये कंप्लीट डिस्क है, ये उसका सेंटर है, और ये है फ्रेंड्स आपका एक्स एक्सिस। इसी पर कोई पॉइंट P है जहां पर आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसका रेडियस एज्यूम कर लिया गया है, वो है आपका कैपिटल R, और ये है उसका सेंटर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको आपने मान लिया है x। अब आप एक कोई रिंग ले रहे हैं, तो सपोज कीजिए कि शायद आप इसी रिंग की बात कर रहे थे, तो इस रिंग का भी कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा। तो इस रिंग के रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी। ये जो आप देख रहे हैं इस थिकनेस को dr से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हो गया थिकनेस ऑफ द रिंग, ये हो गया रेडियस ऑफ द रिंग। आप इस रिंग को ध्यान से देखिए। इस वक्त हमने जो रिंग लिया है, क्या जरूरी है कि आप भी कैलकुलेशन इसी रिंग के साथ करते? क्या इसी रिंग के साथ ही कैलकुलेशन किया जाना चाहिए, या कोई भी रिंग ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप कोई भी रिंग ले सकते हैं। तो वह रिंग कहां से कहां तक हम ले सकते थे? तो यह रिंग को थोड़ा छोटा कीजिए, वो भी ले सकते थे, और छोटा कीजिए, वो भी ले सकते थे, एकदम छोटा कर दीजिए, मतलब सेंटर के पास वाले रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते थे। सेंटर के पास वाले रिंग का इस्तेमाल करने का मतलब है कि ये जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यानी r इक्वल्स टू 0 से आप रिंग का चुनाव कर सकते थे। और कहां तक? इस रिंग को बड़ा कीजिए, आप वो भी ले सकते थे, और बड़ा कर दीजिए, आप वो भी रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ा कर दीजिए, जो ब्लैक लाइन को टच करने लगे आप वो भी रिंग ले सकते हैं। तब जो आपका स्मॉल r है वह किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल R के। इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो स्मॉल r है वह कहां से कहां तक वैरी करेगा? 0 से लेकर के कैपिटल R तक वैरी करेगा। इसका मतलब है कि आप r का वैल्यू जब 0 पुट कीजिएगा वह लोअर लिमिट की तरह बिहेव करेगा, और r का वैल्यू जब आप कैपिटल R पुट कीजिएगा वह अपर लिमिट कहलाएगा। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे लिमिट्स की नीड होगी, तो वहां याद रखेगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, 0 टू R आपको इंटीग्रेट करना है। चलिए, एलिमेंट की थोड़ी बात हो गई। अब इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है।
एलिमेंट मतलब रिंग, रिंग की वजह से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और रिंग के वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं। हम अब डेरिवेशन नहीं करेंगे, रिजल्ट डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। बट कैसे किए थे थोड़ा इशारा में दिखलाते हैं। कहीं पर भी एक एलिमेंट लिए थे, जब रिंग की बात किए थे तब उसका एलिमेंट लिए थे, वहां से एक लाइन हम पॉइंट P पे ज्वाइन किए थे, कुछ एंगल यहां बना था, और फिर यहां पे कंपोनेंट फाइंड करके नेट फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस मिला था, वो फाइंड कर लिए थे। बट कितना मिला था? तो मिला था E इक्वल्स KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये रिजल्ट मिला था। तो अब हम रिंग का काम नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग काम कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को भी लिख ही देते हैं। अब हम लोग काम कर रहे हैं एलिमेंटल रिंग का। तो आप एलिमेंटल रिंग के लिए E को E नहीं लिखेंगे, DE लिखेंगे। हाँ, K रहेगा, Q के जगह पर DQ लिखेंगे आप, क्योंकि आप इसके चार्ज को DQ कह चुके हैं। X डिस्टेंस पे है तो X ही रहेगा। R आपके रिंग का रेडियस था, अभी भी आपके रिंग का रेडियस R ही है, तो नीचे का जो टर्म है वह भी ऐसे ही दिखेगा। नीचे का टर्म सेम दिखेगा, ऊपर x वही रहेगा, k वही रहेगा, q बदल जाएगा dq में, e बदल जाएगा de में। फिर उसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहां हम लिख देते हैं, इसके वजह से de इक्वल्स k इंटू डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक से देख लीजिए, इतना क्लियर है। अब हम dq को बदलेंगे, बदलने के लिए और कुछ है भी नहीं यहां पे। dq को बदलने का तरीका सिखलाते हैं, उसको ठीक से पुट कीजिए। लिमिट हम डिस्कस कर लिए हैं, इंटीग्रेट कीजिए। थोड़ा सा ही तो काम है इस वक्त। तो आइए अब हम आगे काम करते हैं। अब ये स्टेप 1 में ही रहेंगे। देखिए dq, आपने पूरे सिस्टम को चार्ज दे रखा था सरफेस पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका डेफिनेशन होता है चार्ज बाई एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया को कहा जाता है। आपको तो इस रिंग से मतलब है, तो रिंग का चार्ज dq और रिंग का एरिया dA। dq को तो फाइंड करना है, dA को बदलना होगा। तो आपके रिंग का जो एरिया है, जिसको आप एलिमेंटल एरिया कहते हैं, वो हो कितना जाएगा? तो आप ये सोचिए कि आपका जो चार्ज है वह रिंग में किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम कहते हैं आपका चार्ज रिंग के लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि आप यहां का रिंग लेंगे तो इसका लेंथ, यहां पर लेंथ का मतलब उसका सरकमफेरेंस, यहां का रिंग लेंगे उसका लेंथ अलग अलग होगा, और लेंथ अलग होगा तो चार्ज का अमाउंट भी अलग होगा। तो पहली बात, आपके रिंग का चार्ज उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2πr। तो क्या सिर्फ लेंथ पे ही डिपेंड करता है? नहीं, उसके थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। आप थोड़ा और मोटा रिंग ले सकते थे तो फिर उसका चार्ज अधिक होता। आप इससे भी थिन रिंग ले सकते थे तो उसका चार्ज कम होता। तो आप रिंग का थिकनेस कितना लेते हैं, चार्ज उस रिंग के पास कितना है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। उसके थिकनेस को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है? dr से। तो दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। सोचते हैं क्या और भी कोई पोर्शन है, और भी कोई पैरामीटर है जिसपे आपके रिंग का चार्ज डिपेंड करता है? आंसर है नहीं, अब किसी बात पर डिपेंड नहीं करता है। आपने जो रिंग को चार्ज दे रखा है वह उसके लेंथ और उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है।
तो उसके लेंथ को उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वही बन जाएगा रिंग का एलिमेंटल एरिया जो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहां पर लिखते हैं लेंथ इंटू थिकनेस। लेंथ का मतलब 2 पाई आर और थिकनेस का मतलब dr। दिस इज एलिमेंटल एरिया। तो फ्रेंड्स यहां पर थोड़ा हम एक बार और लिख दें, सिग्मा इक्वल्स डी क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी आर। हमें तो डी क्यू चाहिए तो लिख लीजिए अब डी क्यू इक्वल्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। फ्रेंड्स हम लोग डी क्यू फाइंड कर चुके हैं और जब डी क्यू फाइंड कर चुके तो फिर देरी किस बात की। अब आप डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो पुट करते हैं डीई इक्वल्स के जगह पर के रहेगा और डी क्यू जब पुट करेंगे आप सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। के हो चुका, डी क्यू हो चुका। x के जगह पर x रखेंगे आप अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अरेंजमेंट जितना हो सकता था हम लोगों ने कर लिया है। अब हम और ज़्यादा इस वक्त अरेंज करना नहीं चाहते हैं क्योंकि सॉल्व आगे करना है तो वहीं पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप 1 का काम समाप्त हुआ। हम हमेशा स्टेप 1 में डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में इंटरेस्ट रखते हैं। जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट वही है। आइए अब आपको इंटीग्रेट करना है और अपने डिस्क के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो लिखते हैं स्टेप 2 नाउ ऑन इंटीग्रेशन। डीई को इंटीग्रेट करेंगे आप, क्या मिलेगा ई। डीई का मतलब के सिग्मा 2 पाई आर डी आर एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। कहाँ से, 0 से कहाँ तक, r तक। फ्रेंड्स जो कांस्टेंट है आप उसे साइड कीजिए। के कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। के कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। आपका एक्स भी कांस्टेंट है। मीन्स रिंग के सेंटर से किस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड करा है या डिस्क के सेंटर से किस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टी है। पॉइंट चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। इसलिए मुझे वह पॉइंट फिक्स्ड करना होता है जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। तो हेयर एक्स इज ऑल्सो कांस्टेंट। के ले लिया, सिग्मा ले लिया, पाई ले लिया, एक्स ले लिया, बचा क्या फ्रेंड्स 2r/dr। हम 2 भी कांस्टेंट है, साइड कर सकते थे, नहीं क्यों किया है आप अभी समझ जाइएगा। एक बार कैलकुलेशन हमें प्रैक्टिस करना है ठीक से, फिर इजी है और इजी लगेगा। x कांस्टेंट है, वेरिएबल आपका r है। कैसे r वेरिएबल हो गया? क्योंकि ये रिंग का रेडियस है। जो रिंग हमने आपको दिखलाया था वही रिंग ले सकते थे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी रिंग ले सकते थे और अगर रिंग बदलते तो उसकी रेडियस बदल जाती। मतलब रेडियस स्मॉल r वेरिएबल है। अब आगे तो E इक्वल्स के सिग्मा पाई एक्स। अब यहां पे जो इंटीग्रेशन है इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। उस मेथड से काम करना आपके लिए इजी हो जाएगा।
ये जो नीचे टर्म देख रहे हैं आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं टी से मान लिया, तो इसको आप क्या लिख दीजिएगा, टी लिख दीजिएगा। तो अब इसका वेरिएबल भी टी के टर्म में दिखना चाहिए, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। किसके रिस्पेक्ट में? आप आर के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और टी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। दो वेरिएबल है, आप किसी के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। हम लोग आर के रिस्पेक्ट में ही कर लेते हैं। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी आर। तो 2r इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी आर, तो डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2r इंटू डी आर। देखिए फ्रेंड्स, डी टी इक्वल्स टू आर डी आर, मतलब 2r डी आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी टी। कारोबार बहुत आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन, इसको लिख देते हैं डी टी अपॉन, ये कौन है, टी है, टी पे पावर 3/2 है। कहां से, 0 से कहां तक, आर तक। इंटीग्रेशन इस वक्त करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो एक कांस्टेंट के साथ है, तो ऐसे कंडीशन में फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें उसके फॉर्मेट को चेंज करना पड़ता है, और फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब पुराने वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो इसके जगह पर आप टी लिखेंगे, पावर 3/2 था तो 3/2 दिखेगा। और फिर हमने जब इस टर्म को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो सॉल्व करने पर dt की वैल्यू मिला 2r dr, तो मैंने 2r dr को रिप्लेस कर दिया dt से। लिमिट मुझे पता है 0 to r, वो रख दिया है। ये कांस्टेंट है, अब इसे सॉल्व करना है। इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं और इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल्स के का वैल्यू भी डाल देते हैं। सॉल्व अब हम लोग करने ही वाले हैं, तो इसको भी आगे बढ़ाते चलते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा पाई एक्स टी टू दी पावर -3/2 ऊपर जाने पे दिखेगा इंटू डी टी 0 से लेके r तक। फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला तब काम नहीं करता है जब पावर आपके वेरिएबल पे -1 हो। इसको छोड़कर कोई भी पावर होगा, आप इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। क्या कहता है, जो भी पावर होगा उसमें एक ऐड करके टोटल पावर से डिवाइड कर दीजिए, यह पावर फॉर्मूला है। तो फिर करते हैं आगे। देखिए, नाउ पाई से पाई कैंसिल हुआ तो बच गया सिग्मा एक्स बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एक्स बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। और हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कीजिए और टोटल पावर से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा कर दीजिए, ये पावर फॉर्मूला हो गया। फिर हम लोग अब लिमिट की बात करेंगे 0 से लेके r तक। सिग्मा एक्स बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, 2 एलसीएम लेंगे आप तो यहां 2 दिखेगा, -3 और +2 -1/2, ये भी हो जाएगा -1/2। और कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक। चलिए इधर की जगह का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, यहां लिख देते हैं -भी और 2 भी। कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 सिग्मा
एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट टी पे पावर -1/2 0 से लेके r तक हम लोगों को लिमिट लेना है। फ्रेंड्स ये बतलाइए तो कि हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं या अभी नहीं हुआ है। तो इंटीग्रेशन हो चुका है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया गया था इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए बस, और उसका कोई पर्पस नहीं था। जब आपने इंटीग्रेशन कर लिया तब आपका ये वेरिएबल जो कि बीच रास्ते में लाया गया था इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हटा दीजिए और आपका जो एक्चुअल वेरिएबल था पुट कर दीजिए। तो आपका एक्चुअल वेरिएबल है r² प्लस x²। इसको कैंसिल भी कर देते हैं। ये हो जाएगा -σx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, -1/2 है, नीचे जाएगा +1/2 दिखेगा। लिख दिए। एक लाइन और यहीं पे लिख देते हैं, σx/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 का मतलब होता है रूट। किसका रूट? टी का रूट। और टी मतलब कौन? r² प्लस x²। अब आपको लिमिट लेना है 0 से लेकर r तक। बस फाइनली फ्रेंड्स केवल और केवल लिमिट लेने का काम बचा हुआ है रिजल्ट तक पहुंचने से पहले। स्टेप 2 में ही काम करते हैं। आइए अगेन -σx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे ये आपका कांस्टेंट है, x है, ये वेरिएबल केवल r है। जो भी रिप्लेसमेंट होगा स्मॉल r के जगह पे होगा। 1/रूट इसके जगह पर अपर लिमिट पुट कीजिए तो r बदल जाएगा कैपिटल R में, स्क्वायर प्लस x², ये सब दिखेगा ही। माइनस लिमिट का कॉन्सेप्ट 1/r की जगह पर अब 0 पुट कीजिएगा तो 0² प्लस x²। लिमिट का भी काम समाप्त हो चुका है। 1/रूट r² प्लस x² माइनस 0² प्लस x² का रूट x। अब दो काम कीजिए फ्रेंड्स, यहीं पे रिजल्ट आ जाएगा। माइनस साइन को अंदर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, मतलब इसको इधर लिख दीजिएगा, इसको इधर लिख दीजिएगा और x को भी अंदर फेंक दीजिए तो यहां पर x दिखेगा और यहां जो x/x है तो 1 दिखेगा। मतलब आपका रिजल्ट हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस के वजह से प्लस हो चुका है और x के वजह से x/x 1 हो चुका है। ये माइनस के वजह से माइनस हो चुका है, x/रूट r² प्लस x²। फ्रेंड्स यही रिजल्ट है। डेरिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के लिए नहीं है। एग्जामिनेशन में इस डिस्क का डेरिवेशन तो शायद ही पूछता है, लेकिन ये सब देखते इसलिए हैं कि इनका यूज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी कर सकते हैं। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स देता है। तो एक बार आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि हमने इस डेरिवेशन को सीख लिया, समझ लिया, तब आप इस रिजल्ट को याद रखिए। रिजल्ट याद हर हाल में रहना चाहिए। डिस्क के एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट 1 - x/√2
रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन होगा? तो हर रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था, डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में दिखेगा। ये डिस्क है आपका, ये सेंटर है, ये उसकी रेडियस है, ये फ्रेंड्स आपका वाई जेड प्लेन में है। तो एक्स डिस्टेंस पे चले गए एक पॉइंट पी, जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना काम कर रहा है। अगर ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, आपने इसे पॉजिटिव चार्ज कर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दिखेगा, जो कि रिंग के वजह से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक और बात आप यहां पे देखिए, अगर हम रिंग के एज से उस टारगेट पॉइंट को ज्वाइन करें तो कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगा। मान लेते हैं अल्फा, ये कितना हो जाएगा आर, ये कितना है एक्स, ये कितना हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से कॉस अल्फा निकालेंगे तो क्या दिखेगा? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स, एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कोई और नहीं, अगर आप ज्योमेट्रिकली इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहें तो उसे आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा। लेकिन यह रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे याद रखिए, बट ये भी याद रखना ही चाहिए। ऑल्सो E इक्वल्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। ये हमने क्यों लिखवाया, आप इस बात को भी सुनिए। ये वाला टर्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अभी के लिए नहीं, 2 4 5 6 महीना बाद के लिए। जब 2 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपसे इसी डिस्क के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पूछा जाएगा तो आप शायद ठीक से जवाब दे सकें। लेकिन अगर इसी को कॉस अल्फा के रूप में अगर आप याद रखें तो आप हमेशा याद रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग डिस्क के कारण उसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से लिए गए एक्सिस के किसी पॉइंट पे E इक्वल्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। यही टास्क था फ्रेंड, कितना सिंपल था, आप इस वक्त समझ गए होंगे। तो डेरिवेशन की कहानी खत्म हो गई, लेकिन कुछ हम लोग स्पेशल केसेस की भी बात किया करते हैं। तो आइए इस वक्त 2 4 स्पेशल केस है, उसे देखते हैं और उसे बहुत ठीक से देखना है। और कल बात करेंगे रॉड। इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बस 3 कैलकुलेशन, एक रिगार्डिंग रिंग, दूसरा डिस्क और तीसरा रॉड। रिंग का काम एकदम समाप्त हो चुका है, डिस्क आज के क्लास में हम समाप्त करने वाले हैं और कल से रॉड चलेगा। रॉड एक क्लास में नहीं होगा, एक क्लास से ज़्यादा टाइम लेगा। अब 2 या 3 ये हम लोग डिस्कशन करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। आइए इसके स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, स्पेशल एंड वेरी स्पेशल केसेस की बात करनी है। सबसे पहले आप मुझे स्पेशल केसेस की बात करने दीजिए। ये है आपका स्पेशल केस 1। आपको तो पता है कि ये था आपका डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज था, इसके सेंटर से आप गए किसी पॉइंट P पे x डिस्टेंस पे
और यहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जब फॉर्मूला रिकॉल कीजिए तो इसी टर्म में रिकॉल कीजिए। कुछ दिनों के बाद जब फॉर्मूला आप रिकॉल कीजिए तो इसको कॉस अल्फा से रिप्लेस कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, मेरा जो फर्स्ट स्पेशल केस है, इफ x इज वेरी मच ग्रेटर देन r, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। अगर ये x आपका बहुत 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 बड़ा हो जाए, किसके कंपैरिजन में? इस डिस्क के रेडियस के कंपैरिजन में। इस डिस्क के रेडियस को हम r मान लेते हैं और इसके कंपैरिजन में x यानी आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके सेंटर से काफी डिस्टेंट हो, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगा। इसको तो बहुत ठीक से आपको सॉल्व करना होगा। क्यों मैंने कहा बहुत ठीक से? आप इस बात को देखिए। अगर आपका x बहुत बड़ा हो गया, इसका मतलब r आपका बहुत छोटा हो गया। r बहुत छोटा हो गया तो इग्नोर कर दीजिएगा आप। r जैसे ही इग्नोर कीजिएगा बच जाएगा एक्स स्क्वायर का रूट लीजिएगा, x बचेगा, x बाई एक्स 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल जाएगा। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रैक्टिकली 0 नहीं मिला, इसका मतलब है कि मेरे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना होगा, सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड करके सॉल्व करना होगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पे आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा सा सॉल्व करने का टेक्निक सीखिएगा, वजह अपने आप सीखते चले जाएंगे आप। तो आइए, हमारे पास है E इक्वल्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट न लिख के पावर 1/2 तो लिख ही सकते हैं। दोनों में से किसी भी तरह से लिखिए, बात तो एक ही है। अब E इक्वल्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई। अब जरा सा अलर्ट हो जाइएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो यहां लिख देंगे हम 1। देखिए ऐसा लिख सकते हैं, ये आपके लिए भी इजी है। आप एक बार दो बार करके रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इस वक्त हम सॉल्व करके बतलाते हैं। क्या लिखा मैंने? 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, इतना लिखा हुआ है। तो इसको आप एलसीएम लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब ऊपर वाला टर्म को रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर 1/2 रहेगा। नीचे का टर्म एक्स स्क्वायर और उसका पावर 1/2, मतलब क्या बच जाएगा? x। तो इतने के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2 और बाई एक्स है, तो ये x पलट के ऊपर चला जाएगा। ये वाला x जो पलट के ऊपर चला जाएगा वो यहां दिखेगा, और नीचे जो बचेगा वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 दिखेगा। ये वाला टर्म आपको यहां पर दिखेगा।
तो आप देखिए कि इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया। आप एक बार दो बार इसे ठीक से देख के रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, आप ठीक से देख लीजिए। अब इसे हम बाइनोमियल थ्योरम के जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बनेगा ही, बन ही गया। अब इस टर्म को ऊपर लेके चलिए, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 था, ऊपर जाएगा हो जाएगा -1/2। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टर्म 1 हो और सेकेंड टर्म 1 से काफी छोटा हो, बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इक्वल्स, पहला टर्म 1 हो और दूसरा टर्म जो x है उसकी वैल्यू 1 से काफ़ी छोटा हो, तो हम इसे 1 प्लस nx लिख सकते हैं। ये जो n है यह इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर ये n निगेटिव में होता तो निगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये निगेटिव साइन के साथ दिखेगा। इसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम। तो भाई हमने x को बहुत बड़ा मान लिया है, तो बहुत छोटे को जब बहुत बड़े से डिवाइड करेंगे आप, तो उसकी वैल्यू 1 से काफ़ी छोटा आएगा, मतलब यह बाइनोमियल थ्योरम के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो E इक्वल्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1, ये वाला, ये माइनस 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बन जाएगा, ऊपर में बचेगा आर स्क्वायर और नीचे ये 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। कहाँ से लिखा आपने, तो आप लिख दीजिए फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। अब तो सॉल्व करना है, सब अच्छा बात आपको बतला चुके हैं। E इक्वल्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। 1 से 1 तो गया, अब बचा आर स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, पाई से मल्टीप्लाई किए 2 इंटू 2 4, पाई एक ले लिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। ई बराबर सिग्मा बराबर चार्ज बाई एरिया, चार्ज और एरिया, डिस्क का एरिया अगर रेडियस कैपिटल आर है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एक और यहां पे दिख रहा है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। कैंसिल, इसको आप थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइनल रिजल्ट्स को एक बार और लिख देना चाहिए, इट इज E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट स्पेशल पॉइंट फिनिश हुआ, वक्त आ गया है कंक्लूड करने का। मुझे बतलाइए, क्या ऐसा फॉर्मूला आपने देखा है? आप जल्दी बोलिए, हाँ मैंने देखा है। कहाँ? पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जब आपका x बहुत बहुत बड़ा होगा कैपिटल R के कंपैरिजन में, तब आपका डिस्क एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है।
कह देंगे इन दिस केस डिस्क बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। इट मीन्स in this case disk behaves like a point charge। लाइक अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। फॉर्मूला आपके सामने है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब हम दूसरे स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। इफ x is very very much less than r, then अगर ये x आपका बहुत 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 छोटा हो जाए r के कंपैरिजन में, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जैसे इस ग्रीन बोर्ड को आप एक डिस्क मान लीजिए और एक पॉइंट इस ग्रीन बोर्ड को टच तो नहीं कर रहा है बट उस ग्रीन बोर्ड के काफी नजदीक है। ये आप ग्रीन बोर्ड का रेडियस मान लीजिए, तो रेडियस के कंपैरिजन में यह पॉइंट आपके बोर्ड के बहुत पास है, तो मैथमेटिकली आप x वेरी मच लेस देन r कहिएगा, तब आपका रिजल्ट क्या होगा? फ्रेंड्स, इस केस को सिंपल तरीके से सॉल्व करा जा सकता है, यहां कोई परेशानी नहीं है। x को इग्नोर कर दीजिए आप, r बहुत बड़ा है तो x को इग्नोर कर दीजिएगा। x को जैसे ही इग्नोर कर दीजिएगा, आपका जो टर्म बचेगा वह टर्म बचेगा दिस वन, और यह आपको एक शानदार सा रिजल्ट दे देगा। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? r टेंड्स टू इंफिनिटी, और जब इंफिनिटी हो गया तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो, मतलब ये टर्म ही समाप्त हो गया। तो आप यहां कह सकते हैं E इक्वल्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस वो टर्म हो गया जीरो, इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। शानदार रिजल्ट है फ्रेंड्स। इस केस में आपका डिस्क किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मेरे सामने एक दीवार है जो हम देख रहे हैं, मुझे उस दीवार का चारों कॉर्नर भी दिखलाई दे रहा है, मतलब दीवार का साइज दिख रहा है कि कितना बड़ा दीवार है यह। लेकिन थोड़ा करीब जाएंगे हम, और करीब जाएंगे, और करीब जाएंगे, अब और करीब गए तो आपके देह पर गिर जाएंगे, और करीब जाएंगे। अगर दीवार के बहुत करीब जाएंगे आप, तो आपको दीवार का जो कॉर्नर से वो दिखना बंद हो जाएगा। एकदम दीवार से सटिए मत, लेकिन सटा हुआ जैसा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। वह दीवार जिसे हम दूर से देख रहे थे बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी वह एक फाइनाइट साइज का दिख रहा था। जब आप उस दीवार के बहुत 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 करीब जाएंगे, अब इतना करीब हो चुके हैं कि जरा सा आगे बढ़ेंगे तो दीवार में सट जाएंगे, वहीं पे रुक जाइए और वहीं से आप पूरा दीवार देखने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ से हम पूरा दीवार देखने की कोशिश करें, हमें नहीं दिखलाई देगा, तो उस पॉइंट के लिए वो जो दीवार है वह इनफाइनाइट प्लेन की तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट साइज की तरह आपको दिखेगा। वही रिजल्ट है यह। तो इस केस में जो आपका डिस्क है वह एक इनफाइनाइट प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है। पहले आपका डिस्क एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था, इस वक्त आपका डिस्क एक इनफाइनाइट प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है। In this case, disk behaves like
an infinite plane इनफाइनाइट प्लेन के केस में ये रिजल्ट हमारा हम यूज कर सकते हैं। डिस्क के सेंटर के या उसके सरफेस के आसपास किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। मतलब आप कह सकते हैं कि किसी इनफाइनाइट चार्ज प्लेन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। फ्रेंड्स, ये 2 पॉइंट था स्पेशल पॉइंट। अब हमको बात करनी है वेरी स्पेशल पॉइंट, वो बेहद खास है, तो इसको मिटाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो सिंपल पॉइंट। वेरी स्पेशल पॉइंट 1। फ्रेंड्स, डेरिवेशन जब स्टार्ट किए थे व्हाइट बोर्ड पर तो कहे थे कि हम जो डिस्क ले रहे हैं वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है। अब वक्त आ गया है उसे कंडक्टिंग मटेरियल से बदलने का। आपका जो डिस्क है, मान लीजिए कि एक इनफाइनाइट सीट है आपके पास। इनफाइनाइट सीट कहने का मतलब कुछ ऐसा भी बना सकते हैं आप। आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम। उस थ्योरम में भी केवल और केवल अपने सिलेबस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का ही कंसेप्ट है, और ये सब रिवीजन होगा, ये सब दोबारा दिखेगा आपको, लेकिन दूसरे मेथड से। वह मेथड शॉर्ट एंड सिंपल मेथड होगा। तो इसलिए इन सब बातों को कितना बेहतर आप फील कर रहे हैं इसके लिए मत घबराइएगा। अभी इसी अंदाज में देखना है, अभी लंबे लंबे डेरिवेशंस के साथ देखना है। हमारा सिलेबस एक और मेथड इंट्रोड्यूस करेगा जो इसको बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट बना देगा। तो आप शॉर्ट एंड सिंपल मेथड का वेट ना कीजिए, आप इसे अभी समझने की कोशिश कीजिए। तो ये मान लीजिए टेंड टू इन्फिनिटी, ये भी आपका टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यह इनफाइनाइट साइज का हो गया। आप कोई भी इनफाइनाइट सीट लिए, अगर ये आपका इनफाइनाइट प्लेन है तो इसके वजह से इसके आसपास किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक और बात बतला दे फ्रेंड्स स्पेशल पॉइंट्स में ही कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सेंटर का मतलब पुटिंग x इक्वल्स टू 0, x 0 पुट कीजिएगा, सारा टर्म 0 यही बचेगा। तो डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतना ही होता है जितना कि उसके आसपास होता है। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, या हमसे पूछिए तो मैक्सिमम होता है। इसलिए इस डेरिवेशन में मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। डिस्क के केस में अगर हमें कहा जाएगा ग्राफ बनाने को, तो आप इस बात को जानिए कि उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड x बराबर 0 पुट करके मिल जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यह डिस्क के केस का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ टाइम तक कांस्टेंट और फिर घटना शुरू हो जाएगा। हमने कहा डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितना होता है, डिस्क के सरफेस के या सेंटर के आसपास के पॉइंट्स पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतना ही होता है, क्योंकि उस पॉइंट के संदर्भ में बात करी जाए तो डिस्क एक इनफाइनाइट प्लेन की तरह बिहेव करती है। तो आपके डिस्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और सरफेस के आसपास के कुछ पॉइंट्स तक इलेक्ट्रिक फील्ड वही कांस्टेंट।
तो ग्राफ थोड़ा सा जाएगा स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आपने पढ़ा कि जब x बहुत बड़ा हो जाता है तो वह पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब डिस्टेंस के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और इनफाइनाइट सेपरेशन पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो रफली आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग ड्रॉ करेंगे, टाइम नहीं लगेगा, बट इस पॉइंट को आप मेंशन करिएगा कि डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और उसके आसपास के किसी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस बात को याद रखने के लिए, अच्छा कोई डिस्क जो आपके हाथ में जैसे ये है, तो सामने से देखेंगे तो डिस्क दिखेगा, लेकिन जब साइड से देखेंगे तो आपको एक रॉड की तरह दिखेगा, एक लाइन की तरह दिखेगा। तो ऐसे भी ड्रॉ करें, डिस्क ही बोलिएगा। ये मान लीजिए आपका डिस्क है, तो इसके यहां पे और यहां पे एक अंदर दिखा रहे हैं हम और एक बाहर दिखला रहे हैं। अंदर मतलब सेंटर पे दिखला रहे हैं दिस पॉइंट, और बाहर मतलब उसके एकदम से नजदीक दिखला रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट 1 है और ये हमारा पॉइंट 2 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पॉइंट पे जितना होता है 2 पॉइंट पे उतना ही होता है, और वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन फ्रेंड्स किस कंडीशन में? ये होना चाहिए नॉन कंडक्टर, जिसका हम लोग कैलकुलेशन अभी आज के लेक्चर में कंटिन्यू करते आ रहे हैं। लेकिन मेरा जो वेरी स्पेशल पॉइंट है वो कहता है कि अगर ये नॉन कंडक्टर ना होकर के कंडक्टर हो जाता तो उसके सेंटर पे या उसके आसपास किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाता? बात बहुत बदल जाएगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये बात हम लोग गॉस थ्योरम में बहुत अच्छे से सीखेंगे। तब हम कंडक्टर के सरफेस पे बात करेंगे और सरफेस के आसपास बात करेंगे। तो कहता है कि जैसे ही आप इसको एक कंडक्टर बना दीजिएगा, बस तो ये फर्क आ जाएगा। अगर ये नॉन कंडक्टर था तो चार्ज उसके एक ही सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिधर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अगर ये कंडक्टर हो गया तो चार्ज उसके दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सरफेस 1 पे भी, सरफेस 2 पे भी। तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिएगा तो सरफेस 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालिएगा और सरफेस 2 के वजह से निकालिएगा। सरफेस 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, सरफेस 2 के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पर सोचो कि +1 कूलम के चार्ज को रखे होंगे, उसको रिपेल करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस कर दीजिए। तो किसी एक सरफेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आप सॉल्व करिएगा तब मिल जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्रेंड्स ये बात आपको बहुत ठीक से याद रखना है। ये नॉन कंडक्टर और कंडक्टर कहने का मतलब ही ये होता है कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सीट है, लॉन्ग सीट है, फ्रेंड्स ये सब हम लोग इनफाइनाइट सीट के लिए कर रहे हैं, इनफाइनाइट प्लेन के लिए कर रहे हैं। अगर कोई प्लेन आपके पास है, लॉन्ग फिजिक्स में बोल दे तो समझिए इनफाइनाइट लेंथ की बात कर रहे हैं। तो कोई इनफाइनाइट सीट है या कोई इनफाइनाइट प्लेन है तो उसके आसपास किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतलाइए। तो पूछिएगा कि ये कौन है? कंडक्टर है तो उसके दोनों सरफेस पे चार्ज होगा, तो दोनों सरफेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर ये नॉन कंडक्टर है तो हम एक ही सरफेस को चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो हम इस बात का ध्यान रखें, ये हम वेरी स्पेशल पॉइंट 1 की बात कर रहे थे। इसी में बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। बात बहुत सारा इस क्लास में हो चुका है और हम इस डिस्क के पूरे कहानी को समाप्त करना चाहते हैं। इसे हो सकता है कि किसी जगह पे आपको थोड़ा सा बर्डन फील हो रहा हो। आप 2-4 बार लेक्चर को देखिए। शायद ये कोरोना का मामला नहीं उठा होता, हम लोग डायरेक्ट क्लासरूम कर रहे होते तो यह 1 से 2 क्लास में समझाते और निकल जाता। इस वक्त तो आपके पास ये रेडीमेड वीडियो लेक्चर्स है,
आप जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकता है। तो इससे अगर फायदा नहीं मिला तब तो मेरा भी मेहनत बेकार हो जाएगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप बर्डन फील मत करके इसे अच्छे से बार बार देखिए, शुरू से अंत तक लगातार देखिए, कभी बढ़ा के मत देखिए। और तब भी कहीं दिक्कत होती है आप इमीडिएट व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछकर डाउट को क्लियर कर लीजिए। दूसरा, कंडक्टर्स की ही हम बात करना चाहते हैं। 4 कंडक्टर्स। फ्रेंड्स, कंडक्टर चाहे कैसा भी हो, स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो या इरेगुलर हो, हम उसके सरफेस पे कहीं भी बात करें या सरफेस के आसपास किसी पॉइंट पे बात करें, उसके आसपास किसी पॉइंट पे बात करें, लेकिन होना चाहिए कंडक्टर किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो। हम उसके सरफेस के किसी पॉइंट पे बात करें या उसके आसपास किसी पॉइंट पे बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर कंडीशन में एक इस्तेमाल कर सकते हैं और वह E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना छोटा और कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप खुद ही इस बात को इमेजिन कर लीजिए। इसके सरफेस के किसी पॉइंट पे या उसके बाहर किसी पॉइंट पे, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, किसी भी पॉइंट पे जो हम लोग गॉस का थ्योरम पढ़ेंगे तो इसे हम बहुत बेहतर सीखेंगे। इस वक्त हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये रिजल्ट्स की हमने बात कर लिया। ये दोनों पॉइंट हमारा वेरी स्पेशल पॉइंट था, लेकिन वेरी स्पेशल पॉइंट में हम एक और काम करके इस लेक्चर को जल्दी एंड करना चाहते हैं, वो है ग्राफ। इस रिजल्ट को यहां पे रहने दीजिए ताकि आपको याद रहे। दो पॉइंट था आपका स्पेशल पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट हो गया, मीन्स नया तीसरा पॉइंट वेरी स्पेशल पॉइंट का। टोटल 5 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए हैं। दो तरह का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पहला ग्राफ तो बहुत यूजफुल है और काफी सिंपल है, इसी का यूज फिजिक्स में करते हैं हम। कि मान लीजिए आपके पास ये नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट है, या इसको हम प्लेन भी बोलते हैं, शीट भी बोलते हैं। ये शीट वगैरह जो टर्म है वो गॉस थ्योरम में बहुतों बार आएगा तो सीखेंगे। आपके नोटबुक का जो एक पेज है उसको हम शीट बोलते हैं, तो समझिए उसी के एक पेज की बात कर रहे हैं। तो अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब है कि इसका जो सरफेस है वह यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और उसके एक ही सरफेस को चार्ज किया गया है। अगर ये कंडक्टिंग होता तो उसके दोनों सरफेस को चार्ज करते हैं। इसके चलते हम ग्राफ एक ऐसा बनाना चाहते हैं जिस ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इसके सेंटर से लेकर इसके आसपास के पॉइंट्स तक की सिर्फ दिखे। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके आसपास के किसी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम चाहे राइट साइड बात करें या लेफ्ट साइड बात करें, किसी पॉइंट P डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। बट यहां पे +1 कूलम चार्ज को रख के देखिएगा तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर। मींस एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव। तो हम एक ऐसा ग्राफ फ्रेंड्स खींचना चाहते हैं जिस ग्राफ में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी होता हुआ दिखलाया गया हो, बट वह डिस्टेंस उसके सेंटर से स्टार्ट होता हुआ उसके आसपास के किसी पॉइंट तक रिप्रेजेंट किया गया। तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं
फॉर द डिस्क, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रखिए, इसको एक्स को रखिए, यहां पे ऑरिजिन है, सेंटर ऑफ द डिस्क है। ध्यान है फ्रेंड्स, डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2ε0 होता है और मैक्सिमम होता है। उसके आसपास किसी पॉइंट पे उतना ही होता है। ग्राफ जाएगा कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव में और ये वैल्यू सिग्मा बाई 2ε0 को रिप्रेजेंट करेगा। लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2ε0, बट लेफ्ट साइड मूव करेगा, वैल्यू तो सिग्मा बाई 2ε0 ही होगा, बट वो निगेटिव होगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, बहुत सिंपल और अपने फिजिक्स में बहुत ही यूजफुल भी बनता है। लेकिन एक और ग्राफ हम बनाना चाहते हैं, शायद वह ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के लिए। कैसा ग्राफ? आपको जानते हैं कि डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2ε0, उसके आसपास के किसी पॉइंट्स पे सिग्मा बाई 2ε0, और अगर x बहुत बड़ा हो जाए r के कंपैरिजन में, तब तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है। इसका ये मतलब हुआ कि अब x के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इनफाइनाइट सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो अब आप अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस एक ग्राफ रिप्रेजेंट कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो कहते हैं एंड अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रख दीजिए, और एक्स एक्सिस पे एक्स को रख दीजिए। ये आपका सेंटर हो जाएगा डिस्क का, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन है। बाय सेंटर से चलेंगे आप राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, मैक्सिमम, थोड़ी टाइम तक आपको यही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कांस्टेंट, लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा और इनफाइनाइट सेपरेशन पे 0 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। यहां पे आपका E प्रोपोर्शनल टू 1/x² रिलेशन को ओबे कर रहा है, तब जब वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था। उसी डिस्क के लेफ्ट साइड जाएंगे तो यही कहानी होगी, बट वो निगेटिव में होगा, मैक्सिमम, थोड़े टाइम तक कांस्टेंट, और उसके बाद वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा, E प्रोपोर्शनल 1/x²। तो इस तरीके से भी ग्राफ को हम ड्रॉ करके रखें। फ्रेंड्स, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर मुझे डिफिकल्ट लगता है तो समझिए कि उस लेवल का प्रैक्टिस नहीं किया गया है। और चूंकि ये वीडियो हम सीबीएसई बोर्ड के लिए बनाते हैं, इसलिए हमें आपके स्टैंडर्ड का ख्याल रखना पड़ता है। हम बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बैच को सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जहां सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड में केवल और केवल ट्रांसलेशन ही दिखेगा। फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जिसको हम जमीन आसमान का डिफरेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, एक का क्वेश्चन इतना सिंपल कि उसको तौलने की जरूरत ही नहीं है, और एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट, इतना स्टैंडर्ड कि उसे किसी तराजू द्वारा तौला नहीं जा सकता है। तो ये गैप क्यों? सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन का। दोनों के पढ़ने का जो पैटर्न है वह बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। हां, लेकिन जो 10th सीबीएसई बोर्ड से करके अब बिहार बोर्ड में चले गए हों, भले ही आप फ्रेंड्स बिहार बोर्ड से एग्जाम दीजिएगा, क्वेश्चन सिंपल दिखेगा, लेकिन आपका कर्तव्य उसी क्वालिटी को मेंटेन करना है
जिस क्वालिटी के साथ आपने 10th पास किया है। इस वक्त ये मत सोचिए कि हमको बिहार बोर्ड से एग्जाम देना है। आप बोर्ड तक सिर्फ नहीं रुकने वाले हैं, आपको जेईई मेन का एग्जाम देना है। इसी बोर्ड पर लिखे गए कॉन्सेप्ट्स के यूज से आपको नीट का एडवांस एग्जाम देना है, वहां भी आप कुछ बेहतर परफॉर्म कर सके, आपको ये क्वालिटी चाहिए। तो सीबीएसई बोर्ड में वो 3 चीजों का ख्याल रखते हैं। दूसरा, आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सके न्यूमेरिकल्स पे, डेरिवेशंस पे, और जो सबसे खास है, हर एक टॉपिक से, हर एक कोना से जितना अधिक से अधिक पॉसिबल है टेस्ट ले सके। आपने क्वालिटी वाइज पढ़ा ही नहीं, उम्दा किस्म का प्रैक्टिस नहीं किया डेरिवेशंस पे, न्यूमेरिकल्स पे, और टेस्ट नहीं दिया, तो अच्छी पढ़ाई आपको नसीब नहीं हुई, सीबीएसई बोर्ड कहलाने लायक आप नहीं हैं। इन तीनों चीजों का घुमा फिरा के मतलब है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चाहे हम क्लास में प्रैक्टिस करवाएं, घर पे प्रैक्टिस करें, या टेस्ट पेपर्स के थ्रू आप प्रैक्टिस करें। इसलिए फ्रेंड्स, आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा होगा तो कमी है हमारे प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस को करके और दूर कीजिए। हाँ, सीबीएसई बोर्ड में एक और काम करते हैं, एकदम स्लो होकर के सारा काम नहीं करते हैं। इसे जो 1 घंटा, सवा घंटा में भी मैंने काम किया है, 2-2.5 घंटा में भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेंटेन कर सकते हैं। हम आप पे भरोसा रख के उस क्वालिटी को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसे ग्रैप्स भी करेंगे, कंटिन्यू भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो भरोसा है वो टूटने ना पाए। हमारे इसी चैनल पे बिहार बोर्ड के भी क्लिप्स हैं। आपका जो वीडियो क्लिप्स है उसमें स्काई ब्लू कलर का थंबनेल लगा होगा, उसमें ग्रीन कलर का लगा होगा, आप उसको भी कभी सेम टॉपिक पढ़ के देखिएगा, आपको फर्क दिखेगा। तो उनके साथ भी बेईमानी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो स्टेट बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो उनके सिलेबस का जो पैटर्न है पढ़ाना, वो उसी तरीके से पढ़ाना है, और उनको इस तरीके से पढ़ाएंगे, ये डेरिवेशन करवाएंगे, तब उनके लिए ज्यादती करना होगा, बेईमानी करना होगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा देना ही नहीं है सिलेबस में, तो हम दे करके गुनाह ही करेंगे। इसलिए आप अपना कर्तव्य समझिए। हमने इतनी बात इसलिए करी कि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। कुछ लोग जो पहले ही पढ़ा चुके या एक बार देख लिए, डेफिनेटली आप ब्रिलियंट हैं, आपको बस यही टैलेंट मेंटेन करके रखना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऑन एवरेज बात करें तो ये बहुत इजी नहीं लगा होगा, तो आप इसे छोड़ मत दीजिएगा। वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिए। कुछ लोग बढ़ा के वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं, गाना की तरह है, ये गाना नहीं पसंद है तो वो गाना सुन लेते हैं। यहाँ सब गाना सुनना है, इसलिए आप लगातार देखिए और बार बार देखिए। मुझे उम्मीद है आप अच्छा कर लीजिएगा। 3 डेरिवेशन करना था, रिंग का हो चुका, डिस्क का हो चुका, अब अगले क्लास में रॉड का काम शुरू करेंगे। इतना करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड का समाप्त हो जाएगा। मेहनत करने का दौर शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, करना शुरू कीजिए। गुड बाय।